हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं 8th चैप्टर बी पार्ट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, वो डिस्कस करेंगे आज। देखिए, हम पढ़ रहे हैं अभी एटम। एक एटम है ये, जैसे इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मैंने बताया था जैसे सीरीज के एल एम एन ऑर्बिट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक सीरीज से सेकंड में जंप भी कर रहे थे, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ऐसे जंपिंग कर रहे थे और एनर्जी एमिट कर रहे थे। कितनी एनर्जी एमिट कर रहे थे? 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाइंड होते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी इनको बाइंड करके रखती है उनको बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी, जिसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके, क्या होती है और कैसे काम करती है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके, ठीक है। तो एक बाइंडिंग एनर्जी जो इनको बाइंड करके रखती है। अब इनके बीच में एक फोर्स भी लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रखता है। कौन सा फोर्स है ये? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्टिव फोर्स है ये, काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट इसकी क्या कुछ कंडीशंस हैं? कंप्लीट तो वैसे हम डिस्कस कर चुके फुल्ली, तो कि क्या क्या कंडीशन है न्यूक्लियर फोर्स की। पर तो ये क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। अब चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं करता न्यूक्लियर फोर्स से, तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में भी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, तीनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिस वजह से ये बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं और स्टेबल होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि सभी में देखो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। कूलम्ब फोर्स हमने पढ़ा था कि कूलम्ब फोर्स होता है जो चार्ज पे डिपेंड करता है। सेम चार्ज पे तो रिपल्सिव होता है और अपोजिट चार्ज के लिए अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, कूलम्ब फोर्स। यहाँ कूलम्ब फोर्स ने काम ही इतना नहीं किया, क्योंकि कूलम्ब फोर्स तो यहाँ देखो प्रोटॉन के बीच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल है और ये तो चार्ज डिपेंडेंट है कूलम्ब फोर्स तो ये यहाँ तो वर्क ही नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटॉन के बीच में वर्क करता है, ठीक है। बट न्यूक्लियर फोर्स देखो, जो कूलम्ब फोर्स है इससे बहुत ही स्ट्रोंग है, बहुत ही ताकतवर है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो कूलम्ब फोर्स है वो नेग्लेक्जिबल काम कर रहा है, सिर्फ वहाँ न्यूक्लियर फोर्स की ही चलती है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, जब एटम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एटम नेम, Z इज एटॉमिक नंबर, A इज मास नंबर। ज्यों जो मास नंबर इंक्रीज होता गया, मतलब A की वैल्यू ग्रेटर होती गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, थोड़ी रेंज में काम करता है, और कूलम्ब फोर्स है लॉन्ग रेंज है इसकी, ठीक है। तो जो ही साइज इंक्रीज होता गया, न्यूक्लियर फोर्स कम होता गया और कूलम्ब फोर्स ज़्यादा होता गया। इसकी लॉन्ग रेंज है तो ये लंबे उसमें डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, न्यूक्लियर फोर्स कम होता गया, डिक्रीज हो गया जो साइज इंक्रीज हुआ, और कूलम्ब फोर्स ने क्या किया, प्रोटॉन को रिपल्सिव फोर्स काम करना स्टार्ट कर गया, ठीक है, लॉन्ग रेंज पे। तो न्यूक्लियस था वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। स्टेबिलिटी ऐसे कह सकते हैं, जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगी, ठीक है। अब न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी वो डिक्रीज हो गई। हमने ग्राफ भी किया था ऐसे कि कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस देखा था, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस से ही पता चलता है कि किस न्यूक्लियस की कितनी स्टेबिलिटी है। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का ग्राफ देखा था, तो ऐसे फिक्स रह के और फिर वो डिक्रीज हो रही थी, जो ए का साइज इंक्रीज हो रहा था, ग्राफ नीचे की तरफ आ रही थी, मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज। अब हर न्यूक्लियस ये चाहेगा कि वो तो स्टेबल ही रहे, अपनी स्टेबल पोजिशन में रहे, क्यों उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो क्या जो बड़े साइज के न्यूक्लियस एटम थे उन्होंने कुछ डिके कर दिया, ठीक है, कि कुछ अपने अंदर से डिके कर दिया और खुद का साइज कम कर लिया, ताकि कम साइज था जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल थे या A की वैल्यू स्मॉल थी, वो तो स्टेबल थे ही थे,
ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस उनकी ग्रेटर थी, स्टेबल थे। अब जिनका बड़ा साइज था उन्होंने कुछ डीके कर दिया और डीके करके वो स्मॉल साइज में आ गए और खुद को उन्होंने स्टेबल कर लिया। तो ये पूरी वैसे थी। और अभी हम पढ़ेंगे सीरीज से कि जो डीके पार्टिकल कर रहे हैं वो हैं अल्फा और बीटा। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल को डीके कर दिया, तो इनका फुली कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नेम है, जो टॉपिक कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ। जो हैवी मैंने बताया है, जिनका साइज ए का ग्रेटर हो जाता है, हैवी एलिमेंट, उन्होंने क्या किया, डिसइंटीग्रेट कर दिया इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है बाहर से कोई फोर्स, कोई एनर्जी नहीं दी गई, स्पॉन्टेनियसली बोल सकते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस में तो बाहर से एनर्जी नहीं प्रोवाइड की जाती और स्टिमुलेटेड में बाहर से एनर्जी दी जाती है। तो ये कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन था ये। ठीक है, विदाउट बीइंग फॉर्म बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट टू डू सो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, देखिए कंडीशन क्या थी। अब फर्स्ट हम स्टडी करें अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या हुआ, देखिए पीछे टॉपिक भी कर चुके कि अल्फा रे स्कैटरिंग करवाई थी। वहाँ अल्फा हमने लिया था कि हीलियम एटम के इक्विवेलेंट होता है, एटॉमिक नंबर 2 है एंड मास नंबर इज 4। दिस इज अल्फा रे। ठीक है, ये अगर अल्फा रे है तो इसका मतलब जो बड़े साइज का एटम था वो इसको ही इमिट कर रहा था, डीके कर रहा था और अपना साइज कम कर रहा था। इसकी कंडीशन है दो, जब डीके होता है ना तो बिफोर जो इंट्रैक्शन या डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं, जेड की वैल्यू ए की वैल्यू होती है ना, तो डीके होने के बाद जो जो बनते हैं सभी के सम का जो एटॉमिक नंबर वो और ए की वैल्यू सेम ही रहेंगी हमेशा। ठीक है, मतलब जेड की वैल्यू पहले भी इतनी थी तो बाद में भी डीके होने के बाद में भी सम करेंगे दोनों का तो उतनी ही होनी चाहिए। ए की वैल्यू जितनी थी उतनी ही होनी चाहिए और चार्ज जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। दो कंडीशन है। ठीक है, इनको तो फॉलो करना ही है। तो देखिए सपोज करो ये एक एटम है, इन्होंने क्या किया, डीके किया हीलियम एटम का। हीलियम एटम मीन्स अल्फा रे, अल्फा रे डीके कर दी इस एटम ने। अब अल्फा रे कर दी, ऊपर मैंने बताया था जेड की वैल्यू इक्वल ही होनी चाहिए। पहले जेड एटॉमिक नंबर जेड था, तो यहाँ कितना हो गया बताइए, जेड -2, क्योंकि 2 तो इसने ले लिया, दोनों को सम करेंगे जेड ही आ रहा है। ए की वैल्यू पहले एटॉमिक जो मास है वो ए है, 4 इसने ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया, ए -4। तो ये देखिए जेड और ए बिफोर एंड आफ्टर सेम ही है। अब चार्ज देखेंगे, यहाँ चार्ज का कोई वो नहीं रोल, अभी आगे जब एग्जाम्पल लेंगे वहाँ देखेंगे कि चार्ज भी इक्वल ही होता है यहाँ और टोटल चार्ज इसका। ठीक है, अब जो पहले ये एटम था इसको बोला गया है पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो बाद में एटम नया एटम बन के आया, क्योंकि देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर ही चेंज हो गया, मतलब एटम नया बन गए, इसको बोला गया है डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियस। इस तरह से अल्फा रे का डीके हुआ और इसने अपना साइज कम कर लिया। एक टाइम में सिर्फ एक अल्फा रे ही डीके होती है। ठीक है, और अब ये छोटा बन गया, ये सपोज करो फिर से इसने अल्फा डीके कर दिया, फिर और छोटा हो गया, फिर से उसने अल्फा डीके कर दिया, फिर और छोटा हो गया। इस तरह से जो एटम था, एलिमेंट्स था, वो उनका साइज छोटा हो गया और वो अपनी स्टेबल पोजिशन की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, छोटा साइज करके। ठीक है, इस तरह से अल्फा डीके होता है। अब कंसेप्ट बताती हूँ मैं बीटा डीके का। सेकंड हमारा बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है कि देखिए, या तो एटम ने अल्फा डीके करके अपना साइज कम कर लिया स्टेबिलिटी के लिए, या फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो या तो क्या किया, जब साइज बड़ा होता गया, जिसमें कभी न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं बड़ा साइज होने के बाद, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं अभी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक बीटा डीके कर रहे हो। ठीक है, बीटा का डीके कर रहे हैं। कैसे, एक बार एग्जाम्पल से समझो। अभी एटम है, सपोज करो ये हमारे पास, मास नंबर इज ए एंड एटॉमिक नंबर इज जेड। ठीक है, अब जो सेकंड एटम बन के आएगा नया, उसने एक बीटा का डीके कर दिया। बीटा का होता है, वैसे तो बीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मास होता है इक्विवेलेंट टू 0 ही होता है, नेग्लिजिबल, और चार्ज होता है वो -1 होता है।
चार्ज। अब मैंने बताया था चार्ज भी इक्वल होना चाहिए एटॉमिक नंबर, यहाँ -1 इसने ले लिया तो जो नया एटम बनेगा, ऊपर तो 0 लिया इसने, मास तो लिया ही नहीं, तो ए का ए ही रह गया। ठीक है, यहाँ जब एटॉमिक नंबर जेड था, -1 बिट्टा ने ले लिया या ये कहे कि इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया, Z+1, क्योंकि सम हमेशा इसी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो है बीटा डीके की, मतलब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होते हैं ना, तो बीटा या इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए, प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे वो, और इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को एमिट करेंगे। अब ये एंटी न्यूट्रिनो कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे जब चार्ज देखा गया, न्यूट्रॉन का पे क्या चार्ज होता है 0, प्रोटॉन पे 1, इलेक्ट्रॉन पे -1, दोनों का सम क्या 0 के इक्वल आ गया। चार्ज की तो फुलफिल हो गई कंडीशन, बट स्पिन की कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हुई। स्पिन न्यूट्रॉन पे हाफ स्पिन होती है इसकी, प्रोटॉन की भी हाफ होती है, इलेक्ट्रॉन की हाफ, हाफ को जब ऐड किया गया तो 1 बन गई। ये हाफ इंटीग्रल के मल्टीप्लाई, इसकी स्पिन 1 इंटीग्रल के मल्टीप्लाई, तो यहाँ स्पिन का फुलफिल कंसेप्ट नहीं इक्वल हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो एक एंटी न्यूट्रिनो की जरूरत पड़ी जिसका चार्ज तो हुआ 0, क्योंकि चार्ज की तो हमें जरूरत ही नहीं है, चार्ज तो कंडीशन फुलफिल हो गई। मास भी 0, क्योंकि मास की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन का लगभग इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होता है, तो चार्ज की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो एंटी न्यूट्रिनो का चार्ज भी, मास भी 0 रख लिया। ठीक है, बट इसकी स्पिन की जरूरत पड़ी, तो स्पिन का क्या कंसेप्ट लिया, हाफ स्पिन होती है, क्योंकि 1 में हाफ करेंगे मतलब 3/2, तो इंटीग्रल मल्टीपल के तो हाफ के ही हुई ना, तो इसकी इसलिए जरूरत पड़ी यहाँ। अब यहाँ से देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, दिस इज बीटा पार्टिकल। प्रोटॉन इसी तरह से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन था माइनस इसका चार्ज था तो एंटी न्यूट्रिनो एमिट कर रहा था साथ, अब प्लस चार्ज है तो न्यूट्रिनो एमिट करेगा, प्रॉपर्टी दोनों की सेम। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी पे पहुंचाए, स्टेबल ही रहें, जिसकी ज़्यादा जरूरत है उसमें वो कन्वर्ट हो रहे हैं, और इस तरह से एमिशन या डीके कर रहे हैं बीटा पार्टिकल का। ठीक है, अब थर्ड कंसेप्ट आता है गामा डीके का, गामा डीके का। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं गामा डीके, ऐसे डिनोट करते हैं गामा को। अब क्या हुआ, जो भी एटम है अपनी स्टेबल पोजीशन में जा रहा है, किसका, डीके करके, अल्फा का या बीटा का, और वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो स्टेबल एटम है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में है भी। ठीक है, अब एक्साइटेड से वो ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है एटम, जो न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है, तो वो ऐसे एक्साइटेड टू ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, बट जो एटम सपोज करो ये था, तो उसके यहाँ कोई चेंज नहीं होगा ए पे या जेड पे। उसने क्या किया, जो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट था उनका जो एनर्जी का डिफरेंस था, उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट कर दिया, दिस इज गामा डीके। ठीक है, इतने एनर्जी का जितना डिफरेंस था दोनों के लेवल के बीच में, उतनी एनर्जी का एक फोटोन एमिट किया, दिस इज गामा डीके। यहाँ उसके एटम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ वो ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में गया, ये होती है गामा डीके। ये सिमिलर उसी प्रकार है जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सेल थी, और इलेक्ट्रॉन क्या था, अपने जंप कर रहा था हाई एनर्जी टू लोअर, और कुछ एनर्जी एमिट कर रहा था, दिस सेम वही मेथड है, एक्साइटेड टू ग्राउंड जा रहा है और एनर्जी एमिट हो रही है, दिस इज गामा डीके। यहाँ मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पॉइंट्स भी हैं, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिविटी, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है इटसेल्फ मीन्स बाहर से कोई एनर्जी या फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीज हो रही थी, कब ए का साइज इंक्रीज हो रहा था तो वहाँ स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, हेंस फॉर स्टेबिलिटी द टू मेन प्रोसेस हुए वहाँ, अल्फा डीके बीटा डीके। अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एटम ने डीके कर दिया अल्फा का और बीटा का। ठीक है, द इमिशन ऑफ एनी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन चार्ज द ओरिजिनल न्यूक्लियस, चेंज द ओरिजिनल न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस बोला था, और जहाँ वो जिसमें कन्वर्ट हो रहा था उसको डॉटर न्यूक्लियस बोला था। ठीक है, कंडीशन क्या थी मैंने बताई थी, कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, चार्ज होता है वो सेम होता है, मास नंबर होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, अब बात करें अल्फा डीके की। अल्फा डीके में क्या होगा, इमिशन होगा अल्फा पार्टिकल का फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस।
तो जो अनस्टेबल इमिट थे अल्फा पार्टिकल रेडिएशन, उसमें क्या होगा, मास तो डिक्रीज हो जाएगा। इस एटम की बात कर रही हूँ 4 फैक्टर से, ये देखो, और चार्ज डिक्रीज हो जाएगा 2 फैक्टर से, तभी अल्फा डीके का डीके होगी, मीन्स अल्फा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। ये कौन है, पेरेंट न्यूक्लियस, इनको बोला गया है डॉटर न्यूक्लियस। तो यहाँ देखिए अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, यहाँ 4 फैक्टर से जो मास नंबर डिक्रीज हो गया, 2 फैक्टर से चार्ज, या फिर कहें कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया। ये मैंने एग्जांपल लिया है, एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 90 जिसका एटॉमिक नंबर है उसमें मास नंबर इतना था, तो यहाँ देखिए 4 फैक्टर से डिक्रीज हो गया और अल्फा डीके कर दिया, दिस इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए टोटल मास ऑफ दिस पार्टिकल, इसकी बात करें, कहाँ गई, अच्छा ये कह रहा है कि एक्स या फिर ये कहे वाई, मैंने देखो जो पहले मैंने एटम लिया था एक्स से डिनोट करा, कुछ नया ही बन रहा है, देखो यहाँ नया बन गया, तो उसको मैंने वाई से डिनोट किया। ये कह रहा है कि जो टोटल मास देखा गया दिस एटम का एंड दिस एटम का, वो कुछ ना कुछ लेस मिला जो हमारा ओरिजिनल एटम था उससे, मतलब इसका मास क्या प्लस इसका मास, तो इसका मास टोटल जो था कुछ ना कुछ लेस मिला, तो वो कहाँ गया, बाकी थोड़ा सा जो बच गया, दोनों में डिफरेंस आया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, देखिए जब इनका डीके हो रहा था तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है, तो इन दोनों का सम किया वो इसके इक्वल नहीं है, थोड़ा सा लेस हुआ तो मीन्स थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो गई, उसी की बात करें उसको बोला गया क्यू वैल्यू, क्यू एनर्जी, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल मास एनर्जी दिस एंड द टोटल मास एनर्जी ऑफ डीके प्रोडक्ट, इनकी टोटल एनर्जी इज कॉल्ड, उनमें जो डिफरेंस था उसको बोला गया है क्यू एनर्जी, ठीक है। कैसे, देखिए एग्जांपल दे रखा है मैंने, फर्स्ट ये था हमारा पेरेंट न्यूक्लियस, सेकंड डॉटर न्यूक्लियस ये था, अल्फा डीके किया तो कुछ एनर्जी भी प्लस कर दी हमने, क्योंकि इनका जब दोनों का सम कर रहे थे इसके इक्वल नहीं आ रहा था, कुछ लेस आ रहा था, मतलब जब डीके हो रहा था तो एनर्जी कुछ एमिट हो रही थी, दिस इज क्यू वैल्यू है एनर्जी रिलीज इन दी डीके, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई जब डीके हुआ। तो आइंस्टीन का एक मास एनर्जी रिलेशन है जो हम डिस्कस कर भी चुके, E=mc² होता है। तो देखिए क्यू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब कोई पूछ ले कि रिएक्शन दिस डीके हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो इसकी एनर्जी में से इन दोनों की माइनस कर देंगे, वो इसके इक्वल है, देखिए mx टोटल x जो ये है हमारा आइटम उसकी एनर्जी, मास इन दोनों का माइनस किया और अन मास को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है c से मल्टीप्लाई कर दे, क्यू वैल्यू है, डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा डीके, बीटा डीके में देखिए ए सेम ही रहता है और जो चार्ज नंबर है एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज हो जाता है बाई 1 से, ये रिएक्शन मैंने बता दी, यहाँ मैंने पहले ही क्यू लिख दिया क्योंकि जब डीके होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज एनर्जी रिलीज क्यू वैल्यू, ठीक है। यहाँ जेड की वैल्यू इंक्रीज हो गई एक क्योंकि माइनस था, यहाँ ये सेम रहती है क्योंकि यहाँ जो मास था इलेक्ट्रॉन का वो 0 होता है। इन बीटा डीके प्रोसेस आइदर अन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन या न्यू पार्टिकल कह सकते हैं एंटी न्यूट्रिनो वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो की मैंने कंडीशन बता दी, ठीक है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो न्यूट्रिनो एमिट होगा साथ साथ। फिर एक कंडीशन और होती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे, न्यूक्लियस होता है तो बाहर फर्स्ट के सेल होती है इलेक्ट्रॉन की, फिर एम सेल होती है, ऐसे सीरीज चलती रहती है। तो न्यूक्लियस ने क्या किया, प्रोटॉन ने जो के सेल है वहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो जब इलेक्ट्रॉन लिया इन्होंने देखिए सीरीज, जब प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये दोनों मिलके क्या किया इन्होंने, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गई है और साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल को एमिट कर दिया, ठीक है। जैसे कि ये एटम था, इलेक्ट्रॉन लिया इसने तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रिनो पार्टिकल एंड दिस, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके भी प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है गामा डीके, न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट में है, जब उन्होंने डीके किया अल्फा डीके बीटा डीके, अब वो किस में, एक्साइटेड स्टेट में, उसने क्या किया, वो जाना चाहता है ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है, एक्साइटेड की ज़्यादा होती है, मतलब उसको कुछ एमिट करनी पड़ेगी एनर्जी, जो एनर्जी एमिट की वो फोटोन है, मतलब एनर्जी को क्या बोला गया, फोटोन, तो फोटोन एमिट करेगा और उस फोटोन को ही क्या बोला गया, गामा डीके, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ गामा रे फोटोन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, कैसे करेंगे, देखिए एटम सेम ही रहता है, बस एक्साइटेड टू ग्राउंड चला जाता है और साथ में एक कुछ एनर्जी रिलीज करता है, दिस इज गामा डीके, ठीक है। पहले एक्साइटेड में था फिर ग्राउंड में गया।
आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके द डॉटर न्यूक्लियस कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में इट अचीव स्टेबिलिटी बाय इमिशन ऑफ वन और मोर गामा रे फोटोन। वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इमिशन कर रहा है गामा रे फोटोन का, एक भी या दो भी, ठीक है। जैसे कि ये एटम है, इन्होंने क्या किया, पहले बीटा डीके किया, अब बीटा डीके करेगा तो इसका इंक्रीज हो जाएगा साइज 1 और ये सेम रहेगा, मतलब 60 का 60 हो गया, 27 था 28 हो गया, क्योंकि इसने बीटा डीके किया। बीटा डीके में जेड की वैल्यू z+1 हो जाती है ना। अब ये एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड में गया, इतने एनर्जी का फोटोन रिलीज किया, दिस इज गामा डीके, यहाँ पहुंच गया, देखिए एटम सेम ही है। अब फिर उन्होंने नेक्स्ट ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड में गया, यहाँ तो दिस एनर्जी रिलीज की, दिस इज गामा डीके, एंड देखिए 28 28 एंड 60 60 एटम बिल्कुल सेम है, ठीक है। एटम पे देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस एनर्जी रिलीज करता है। एक मैंने एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे कि किस तरह से अल्फा डीके या बीटा डीके होता है, वो उनका साइज जो है एटम का, कैसे मास नंबर कम होता जाता है। देखिए ये एटम है फर्स्ट, अल्फा डीके किया, अल्फा डीके में क्या होता है, इसका ये जो ए का है की वैल्यू ये 4 फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है और जेड की वैल्यू 2 फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है। देखिए 4 से डिक्रीज हो गई, 92 टू 90 बन गया, 2 फैक्टर से डिक्रीज। फिर उन्होंने बीटा डीके किया, बीटे में ये सेम रहता है, इसका साइज 1 इंक्रीज हो जाता है। फिर बीटा डीके किया, ये सेम रहता है, ए की वैल्यू जेड की वैल्यू फिर 1 इंक्रीज हो गई। फिर अल्फा का डीके किया, फिर ये 4 फैक्टर से डिक्रीज, ये 2 फैक्टर से डिक्रीज। फिर अल्फा के ये 4 से डिक्रीज, ये 2 से डिक्रीज। इस तरह से सीरीज चली जाती है और वो अपने आप को कम साइज करता रहता है एटम। और फिर क्या किया, वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, किसका इमिशन करके, किसका डीके करके, अल्फा या बीटा डीके करके, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो इसकी पूरी थ्योरी भी है, कुछ क्या क्या कंडीशंस हैं अल्फा बीटा जो डीके हुआ, या ये कह के अल्फा रे बीटा रे की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।